क्या बातें हो रही हैं तुम लोगों की? चलो आज का हमारा टॉपिक है क्या है? उत्तर भारत के दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र। जैसे यहाँ देख रहे हो ना, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है मैप में, ये देखो, ये क्या है? ग्रीन ग्रीन सारा उत्तर भारत का विशाल मैदान। कहाँ से शुरू हो रहा है? शिवालिक के गिरिपाद से लेकर दक्षिण भारत का जो पठारी क्षेत्र है वहां तक ये फैला हुआ है। कहाँ? उत्तर से दक्षिण में। अगर हम पश्चिम से पूरब की बात करें तो जहां तक भारत की सीमा यानी कि पंजाब से लेकर आपका बंगाल की खाड़ी यानी कि जहां पर गंगा नदी डेल्टा बना रही है वहां तक क्या है? ये विशाल मैदान है। अब इसको उच्च गंगा, क्योंकि गंगा यमुना जो नदियां हैं ना, उनके द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो सिंधु यानी कि जो पंजाब क्षेत्र में है वहाँ सिंधु नदियों द्वारा और उसके सहायक नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से इसका निर्माण हुआ, और यहाँ पर गंगा और यमुना द्वारा, और इधर ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा इनका निर्माण हुआ है। तो अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है उसी हमने उत्तर भारत के मैदान को तो शिवालिक गिरिपाद का मतलब पाद मतलब पैर, गिरी मतलब गिरी पर्वत। गिरी का मतलब होता है पर्वत। पर्यायवाची नहीं पढ़े हो क्या? गिरी का मतलब होता है पर्वत, पाद का मतलब पैर। यानी कि अब यहाँ पर शिवालिक गिरिपाद, शिवालिक पर्वत है या पर्वत श्रेणी है, उसका जो पैर है, उसका जो निचला स्थान है ये, वहां से लेकर जहां पर क्या मिल रहा है? कंकड़ पत्थर ये मैंने बनाए हैं। कभी कभी आप नदियों के किनारे गए हो, है ना? नदियों के किनारे पहाड़ भी हो, ऐसी जगह गए हो या नहीं गए हो? गए हो तो वहां पर देखे हो कि पहाड़ और नदियों के बीच में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर आते हैं, होते हैं ना? तो ये जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उस क्षेत्र को कहते हैं भाबर क्षेत्र। ठीक है, क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र। शिवालिक से जो सबसे पहला क्षेत्र लगेगा वो लगेगा भाबर क्षेत्र। यहाँ से ये शिवालिक खत्म हुआ, जो येलो ये दिखा रहा है ये कौन सा प्रदेश है आपका? भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश से थोड़ा सा और कहाँ आओगे? दक्षिण में। नीचे ऊपर नहीं बोलोगे, ज्योग्राफी में क्या बोलोगे? दक्षिण में। थोड़ा सा शिवालिक के दक्षिण में आओगे तो सबसे पहले मिलेगा भाबर प्रदेश, जो किससे ढका हुआ होगा? आपके बड़े बड़े खंडों से, शिला खंडों से। उसके फिर दक्षिण में आओगे तो तराई क्षेत्र देखा जाओ, वो तराई क्षेत्र जिसमें आपका पीलीभीत आता है। अब ऐसे देखो, टनकपुर शिवालिक क्षेत्र के गिरिपाद में है। टनकपुर जाओगे तो वहां पर पहाड़ दिखाई देंगे शुरू होते हुए, है ना? पर टनकपुर एक्चुअली पहाड़ पे नहीं बसा हुआ ना, मैदानी क्षेत्र में है। और वहीं पर जो नदियां निकल रही वहां पर क्या है? मोटे मोटे पत्थर लेके आ रहे हैं ना। अब टनकपुर से थोड़ा आओगे आगे, खटीमा हो गया, आपका पीलीभीत हो गया, कि किसमें आता है? तराई क्षेत्र में। वही तराई क्षेत्र में लिखा है। तराई क्षेत्र वो क्षेत्र होगा जहाँ पर भूमिगत जल की संख्या कैसी होगी? भूमिगत जल अधिक पाया जाएगा, पर यहाँ पर कंकड़ पत्थर नहीं होंगे। अब तराई क्षेत्र से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, मतलब और दक्षिण में आओगे तो कौन सा प्रदेश मिलेगा? खादर प्रदेश। खादर प्रदेश वहाँ वो वाला प्रदेश होता है जहाँ नदियों का जल प्रत्येक वर्ष आता रहता है। क्लियर हो गया? वो क्या होता है? खादर प्रदेश। खादर प्रदेश से थोड़ा सा आगे जाओगे दक्षिण में तो कौन सा मिलेगा? बागर प्रदेश। बागर प्रदेश वो होता है जहाँ पर नदियों का जल प्रत्येक वर्ष नहीं आता। क्या पीलीभीत आपके इस शहर में जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ नदियों का पानी आ जाता है? कब आता है? बाढ़ के टाइम पे। समझ में आ गया? तो जब बाढ़ के टाइम पर, अब यहाँ पर अगर नदी बेसिन बनाए ऐसे टाइप, मान लो नदी का पानी क्या है? अभी इतना ही है, ठीक? ये तो नदी का बेसिन हो गया। अब जब बाढ़ आती है यानी कि जब बारिश होगी तो इसका पानी का लेवल बढ़ जाएगा ना। देखते हो नदियाँ उफान पे चल रही बोलते हैं, तो पानी का लेवल बढ़ गया। अब जब पानी का लेवल इस लेवल पर आया है और फिर पानी का लेवल कम होगा तो गिर जाएगा ना, फिर नदी का पानी यहीं पर आ जाएगा। तो इस मैदान तक जो पानी आया है उसको हम कह रहे हैं खादर। ठीक है, अब इस मैदान से ऊपर पानी नहीं आया इसको हम कह रहे हैं बागर। आगे बात समझ में? खादर प्रदेश और बागर प्रदेश। यहाँ से इसलिए क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा
खेती के लिए उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? खादर। क्योंकि ये क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बदलती है, इस पर नई मिट्टी आकर बिछ जाती है। और बाघा प्रदेश पुरानी मिट्टी वाला प्रदेश है। पुरानी मिट्टी और यहाँ पर नई मिट्टी। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नदियाँ प्रत्येक वर्ष अपना पानी लेके आती हैं और यहाँ पर मिट्टी छोड़ जाती हैं। तो खादर प्रदेश खेती की दृष्टि से अधिक उपजाऊ और बांका प्रदेश खेती की दृष्टि से कम उपजाऊ है। क्लियर हो गया? तो मैदान बस ऐसे पूछ जाते हैं, चित्र बना लिए हो, नहीं बनाएगा तो बनाओ, जो नहीं बनाए। और मैम ये शिवालिक क्या है? शिवालिक गिरिपाद यानी कि जहाँ पर शिवालिक खत्म हो रहा है वहीं से मैदान शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिवालिक गिरिपाद से लेकर तराई क्षेत्र जहाँ शुरू हो रहा है उसी को हम कह रहे हैं भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश में नदियों का उपयोग होता है, यहाँ पर नदियाँ लुप्त होती हैं। कैसे होती हैं? लुप्त। लुप्त का मतलब समझ रहे हो? दिखाई नहीं देती होती है नदियाँ, पर नदियों का पानी देखे हो ना, फोटो पत्थर पे बैठ के फोटो खिंचवाते हो, पानी बस इतना इतना रहता है ना, कभी इतना नहीं होता ना कितना होता है। जैसे ही आगे जाओगे तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो जहाँ इस प्रदेश में नदियाँ क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, प्रायः पत्थरों के नीचे ही बहती हैं। अब जैसे ही ये पत्थरों से बाहर निकलती हैं तो अपना पानी को क्या करती हैं, इधर उधर फैलाती हैं। जब ये पानी को नदियाँ इधर उधर फैलाती हैं तो यही पानी क्या होता है, आगे भूमिगत होके आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाता है, अंदर भूमि के अंदर चला जाता है। जब ये भूमि के अंदर चला गया तो यही क्षेत्र बन गया आपका तराई प्रदेश। अब तराई प्रदेश से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर नदियों का पानी तो आ रहा है, नदियाँ अपना पानी लेके आए तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, खादर। खादर प्रदेश से आगे वो वाला प्रदेश होता है जहाँ पर नदियों का पानी नहीं जाता। जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टियाँ पड़ोगे तब बताएंगे। जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो जल के द्वारा लाई जाती है। तो खादर मिट्टी का निर्माण जलोढ़ मिट्टी के से ही हुआ है, यानी खादर जो मैदान है, बागर जो मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से ही हुआ है। पर पुराने जलोढ़ को हम कहते हैं खादर और वो नए जलोढ़ को हम कहते हैं खादर और पुराने जलोढ़ को कहते हैं हम। क्लियर हो गया? वो तो मिट्टी बढ़ा दी तो मैं तुम्हें ये बताती खादर और बागर कैसे। रेत और रेत में ही पतले कण होते हैं, वो आपकी मिट्टी कछारिये मिट्टी, लवड़ीय मिट्टी, सारी मिट्टी पढ़ोगे। 8 मिट्टी पढ़ाएंगे जब मिट्टी वाले चैप्टर पे आओगे। कपासी मिट्टी भी होती है, लेटराइट भी मिट्टी होती है ना, सारी मिट्टी पढ़ोगे। तो थोड़ा सा पर्वतीय मिट्टी भी होती है, पीट मृदा भी होती है, सारी मृदा पढ़ोगे। तो पहले जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ लो, लिख लो। उत्तर भारत का विशाल मैदान, और ये वाला चित्र बना ही रखे हो, नहीं बनाया तो बना लो। उत्तर भारत का विशाल मैदान शिवालिक के गिरिपाद से प्रारंभ होकर, विशाल मैदान शिवालिक के गिरिपाद से प्रारंभ होकर, शिवालिक के गिरिपाद से प्रारंभ होकर दक्षिण में पठारिया भूमि तक विस्तृत है। शिवालिक गिरिपाद से प्रारंभ होकर दक्षिण में पठारी भूमि तक विस्तृत है, जिसका निर्माण प्रायः पठारी भूमि, दक्षिण में पठारी भूमि तक विस्तृत है। यानी कि जहां पर दक्षिण का पठार शुरू हो रहा है ना, विंध्यन वाला क्षेत्र, विंध्यन के उत्तर में सारा क्या है, मैदान है, विशाल मैदान, और विंध्यन के दक्षिण में सारा पठारी क्षेत्र, जिसका निर्माण प्रायः गंगा यमुना, जिसका निर्माण प्रायः गंगा यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदियों की सहायक नदियों द्वारा हुआ है, जिसका निर्माण प्रायः गंगा यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु की सहायक नदियों द्वारा हुआ है, जिसका विस्तार पश्चिम में पंजाब से, जिसका विस्तार पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में गंगा यमुना डेल्टा तक, पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक है। पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक है, जिसका विस्तार प्रायः पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक। इस विशाल मैदान को प्रायः उत्तर से दक्षिण में क्रमशः जहां से लिख रही हूँ वहां से लाइन चेंज करके रखो। इस विशाल मैदान को उत्तर से दक्षिण में प्रायः नहीं, क्रमशः उत्तर से दक्षिण में क्रमशः भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र। वो बोर्ड पे लिखा है, देखो बोर्ड पे लिखा है, तब भी पूछ रही हो। में विभाजित किया है, में विभाजित किया है। अब लिखो भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र प्रायः वह मैदान है जो शिवालिक के गिरिपाद से प्रारंभ होता है। भाबर क्षेत्र प्रायः वह मैदान है जो शिवालिक के गिरिपाद से प्रारंभ होता है, जो शिवालिक के गिरिपाद से प्रारंभ होता है। गिरिपाद से प्रारंभ होता है तथा इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ पर नदियां आद्रस होती हैं, अर्थात आद्रस होती हैं। बड़ी बड़ी शिलाखंडों के नीचे प्रवाहित होती हैं। कृषि की दृष्टि से ये मैदान कैसा होगा? उपयोगी होगा, अनुपयोगी होगा? हाँ, कृषि की दृष्टि से ये मैदान अनुपयोगी है। तराई लिख लिया? भाबर लिख लेना, तराई लिखो। तराई क्षेत्र प्रायः भाबर के दक्षिण में अवस्थित है। जब नदियां भाबर प्रदेश से निकलकर तराई क्षेत्र में आती हैं, तराई क्षेत्र से निकल के भाबर प्रदेश में आती हैं। अरे भाबर प्रदेश से निकलकर तराई क्षेत्र में आती हैं, तराई क्षेत्र में आती हैं। हाँ, तो अपना जल आप ऐसे समझो जैसे पाइप होता है ना, पाइप लगाया, अब पाइप के आगे छोटी छोटी गिट्टियां डाल दी, या तो पाइप दबाते हो, तो पाइप को दबाए हुआ पानी निकलता है, तो कैसे स्पीडली निकलता है, इधर उधर फैलता जाता है ना। सेम वही होता है, अब पत्थरों से नीचे निकलकर नदियों का पानी पत्थरों से नीचे निकलकर खुले मैदान में आता है, तो वो एक धारा में नहीं, चारों तरफ फैलता हुआ जाता है। अब जब ये पानी चारों तरफ फैलेगा तो नदी क्या होगा, नदी अपने बेसिन में बहती है, एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो क्या हो जाता है, भूमि तक जल हो जाता है।
तो भूमिगत जल मतलब जो जल भूमि के अंदर समाहित हो गया उसको हम बोलते हैं भूमिगत जल। और तराई क्षेत्र में ये भूमिगत जल अधिक मात्रा में पाया जाता है। मिट्टी कैसी होती है यहाँ की? नमी युक्त होती है। ठीक, जब नदियाँ भावर क्षेत्र से निकलकर तराई क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो इनका जल तितर बितर होता है, तितर बितर होकर फैलता है। तो इनका जल तितर बितर होकर फैलता है, तितर बितर होकर फैलता है, जिस कारण यह जल भूमिगत हो जाता है, अलग अलग दिशा में तितर बितर होकर फैलता है, जिस कारण यह जल भूमिगत हो जाता है तथा तराई क्षेत्र का निर्माण करता है। भूमिगत हो जाता है तथा तराई क्षेत्र का निर्माण करता है। इस क्षेत्र में मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक होती है। इस क्षेत्र में मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक होती है तथा ये गन्ना और धान की खेती के लिए अधिक उपयोगी है। गन्ना तथा धान की खेती के लिए अधिक उपयोगी है। और आप देखना, गन्ना और धान वही हो रहा होगा जहां पर नदियां ज्यादा होंगी। क्लियर? जहां पर नदियां क्या होंगी? ज्यादा होंगी, या तराई क्षेत्र में। अब तराई क्षेत्र में वन भी पाए जाते हैं, जो आपका क्या है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, तराई वन की श्रेणी में आता है। दुधवा भी तराई वन की श्रेणी में आता है। कि दुधवा लखीमपुर है ना, लखीमपुर, बहराइच और आपका महाराजगंज, जितने भी यहाँ उत्तर प्रदेश के जिले हैं, किससे लग रहे हैं? शिवालिक गिरिपाद से थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, ये सब किसमें है? ये सारा तराई क्षेत्र आ रहा है। क्लियर हो गया? ये सारा क्या है? तराई क्षेत्र है। कभी कभी इसकी चौड़ाई वगैरह पूछी जाती है, वैसे इतना पूछा नहीं जाएगा। क्या बोल रहे हैं? पीलीभीत तराई क्षेत्र है। पीलीभीत पूरा तराई क्षेत्र में आता है, पूरा पीलीभीत। बरेली आपका तराई क्षेत्र में नहीं आता। बहेड़ी आपका तराई क्षेत्र में आता है। अंडा बंडा मुझे नहीं पता भैया। बंडा सजानपुर में आता है, सजानपुर तराई क्षेत्र में नहीं आता, मैदानी क्षेत्र में आता है। अंडा बंडा मुझे बंडा ये भी नहीं पता कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। सजानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सीधे बंडा गया ये तो मुझे पता है, ये रूट सीधे बंडा गया। जिस दिन से यहाँ पर आई हूँ उस दिन से बंडा बंडा। कौन सा चौराहा? बंडा चौराहा। पहले तो मुझे चौराहे का ही नाम याद नहीं हुआ था, कौन से चौराहे पर चलना है? बंडा। मैं तो उसको आसाम चौराहे समझती थी, फिर पता चला आसाम चौराहा तो आगे है, ये तो बंडा चौराहा। जब निकलते हैं तो पता चलता है। बंडा चौराहा बोलते हैं, घुंजिया चौराहा भी बोलते हैं। हाँ, गुंजियाई बच्चे बोल रहे थे शुरू में, अब तो बंडा बंडा ही बोलती हूँ। पहले घुंजिया पड़ता है, फिर बंडा पड़ता है। गुंजियाई पहले पड़ता है, फिर बंडा पड़ता है। लोग बंडा बंडा, फिर बंडा मुझे सिंपल लगा, गुंजियाई तो मुझे बहुत टफ लगा बोलने में। गुंजियाई चौराहा पहले तो मैं नाम ही नहीं बोल पाती थी। गुंजियाई बच्चे कैसे, और बड़े आराम से बोल लेते ना वो लोग। मैं बोलती नहीं थी, मैं भैया बस यही वाला चौराहे को उतार दो, बस मुझे यही होता है। बस मैं आती थी लेकिन भैया बस यही वाले चौराहे को उतारना। तो अब बंडा हो गया है, अब बंडा याद है, मैं बोलती थी बंडा चौराहा। तो लिख लियो तराई क्षेत्र, ये किसके लिए फेमस है? कृषि में भी देखा जाएगा तो गन्ना और धान। गन्ना धान क्यों? कि इस फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया? तभी अपने यहाँ पीलीभीत में देखोगे गन्ना और धान ज्यादा होता है, गेहूँ होता है पर इतना नहीं होता। जितना पूरा साइड में जाओगे, जब नदियाँ पढ़ोगे तो आप जितना पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र देखोगे वहाँ पर नदियाँ गंगा से आगे बहुत मिल रही है ना, नदियों के दोआब बहुत बन रहे हैं। जहाँ दोआब है वहाँ पर तराई क्षेत्र पाया जाएगा, क्योंकि एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है। बीच में जितना भूमि का क्षेत्र है वो क्या होगा? पूरा तराई क्षेत्र में आएगा। तो वो तराई क्षेत्र में आएगा तो वहाँ भी गन्ना और धान की खेती ज़्यादा होगी। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक धान का उत्पादन करता है ना, है? क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं और दोआब बन रहे हैं। तराई भूमि वहाँ पर ज़्यादा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है? कटोरे हैं। किसके? धान के कटोरे कहे जाते हैं ना। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध है। और जितना भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाओगे कैसा मिलेगा? मोटा अनाज। राजस्थान में जाओगे कैसा मिलेगा? मोटा अनाज। मोटा अनाज की विशेषता क्या है? यहाँ की ये वो मिट्टी में होता है जहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है। वो मिट्टी कौन सी है? आगे बात समझ में कैसे कैसे आपके बढ़ रहे हैं। और जितना भी दक्षिण भारत में जाओगे, दक्षिण भारत मतलब बुंदेलखंड के क्षेत्र में जाओगे तो आपको दाल की खेती मिलेगी, बाजरे की मिलेगी, सोयाबीन की मिलेगी, तिलहन मिलेगा।
मिलेगा, दलहन मिलेगा। क्यों मिल रहा है? वहां पर मिट्टी कौन सी मिल रही है? बागर। और जितना भी आगे बढ़ते जाओगे खादर मिट्टी मिलेगी, तो गेहूं मिलेगा आपको इसमें, और धान मिलेंगे। ये चीजें समझ में आएगी, सब्जी मिलेंगी। क्लियर है? पता चल रहा है क्यों मिट्टी कन्वर्ट कर रही है आपके एग्रीकल्चर को, कैसे कल्टीवेशन चेंज हो रहा है ना। चलो लिख लिया, तराई क्षेत्र लिख लिया। ऐसा हमारे देश में भी अलग-अलग हमारे देश में भी है और अलग अलग देशों में। और भारत तो वैसे ही विविधता वाला देश है, क्योंकि यहाँ पर सारे मौसम मिलते हैं। और कई देश हैं वहाँ पर गर्मी ही नहीं मिलती है। मैंने बताया ना, भूमध्य रेखा पर जितने भी देश हैं वहाँ सर्दी नहीं होती है। सर्दी के नाम पे बस रातें हैं वहाँ पर, और बारिश हमेशा होती है। सर्दी है ही नहीं। और कई देश ऐसे हैं जहाँ गर्मी नहीं है, सर्दी सर्दी है। भारत में तो आप सर्दी भी ले रहे हो, गर्मी भी ले रहे हो, बरसात भी ले रहे हो, सारे मौसम का मजा ले रहे हो। कहीं और जाना है, स्नोफॉल देखनी है तो भी देख लो, कहीं और तो नहीं जाना ना। इसलिए भारत विविधता का देश है, मौसम से भी और लोगों से भी। अब लिखो तराई के बाद आपका खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र, खादर। तराई क्षेत्र के बाद, तराई क्षेत्र के बाद मतलब सीधे आप किस में आ जाओगे? दक्षिण में। तराई क्षेत्र के दक्षिण में खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र अगर यहाँ देखोगे तो ये वाला जो वहाँ कौन सा भागर, भागर के बाद तराई। जितना ज्यादा ग्रीन ग्रीन दिखा रहे होंगे ना, वो कैसा होगा? पर्वतीय आपके तराई बन पाए सारे होंगे। ये वाला क्षेत्र, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो कौन सा रहेगा आपका? खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र प्रायः वो क्षेत्र होता है जहां पर, खादर क्षेत्र प्रायः वो क्षेत्र होता है जहां पर नदियों का जल प्रत्येक वर्ष आकर, जहां पर नदियों का जल प्रत्येक वर्ष आकर नई नदियों को, वो नई मिट्टी को, प्रत्येक वर्ष आकर नई मृदा का, मृदा लिखो मिट्टी नहीं, नई मृदा को छोड़ता है। अब ऐसे तो छोड़ता ही बोल दे रहे हो, क्यों ऐसे होगा ना, नई मृदा को आकर वहीं पर क्या कर देता है? स्थिर कर देता, छोड़ देता मतलब छूट जाता है, और नदी का विषय क्या हो जाता है? कम हो जाता है, छोड़ देता है। अतः इस प्रकार के क्षेत्र में, इस प्रकार के क्षेत्र मतलब खादर क्षेत्र में, क्षेत्र खादर प्रदेश में या खादर क्षेत्र में नवीन जलोढ़ प्राप्त होती है, जो कृषि की दृष्टि से अधिक उपयोगी है। नवीन जलोढ़ प्राप्त होती है जो कृषि की दृष्टि से अधिक उपजाऊ है, कृषि की दृष्टि से अधिक उपजाऊ है। इसके बाद बांगर। बांगर प्रदेश प्रायः वह प्रदेश है, बांगर प्रदेश प्रायः वह प्रदेश है जहां की मृदा मैदान निर्माण के समय आच्छादित हुई थी, जहां की मृदा मैदान निर्माण के समय आच्छादित हुई थी, अर्थात मैदान निर्माण के समय आच्छादित हुई थी। ये ज्योग्राफी का पूरा टर्म है, आच्छादित होना। आच्छादित हुई थी अर्थात इस क्षेत्र में नदी का जल प्रवेश नहीं कर पाता, इस क्षेत्र में नदी का जल प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिए इसको पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है। कृषि की दृष्टि से यह मृदा
कृषि की दृष्टि से यह मृदा उपजाऊ होगी, कम उपजाऊ होगी। कृषि की दृष्टि से यह मृदा कम उपजाऊ होती है। आपने भी एक बोला आच्छादित। आच्छादित मतलब होता है ढकी हुई, बिछी हुई। ठीक है। उत्तर भारत के मैदान में गंगा जमुना द्वारा मतलब नदियों द्वारा जो बनाया गया मैदान है वो आपने पढ़ लिया। उत्तर भारत के मैदान में एक मैदान हम पढ़ते हैं जो आपका है मरुस्थल, है ना। लिखो, उत्तर भारत के मैदान में प्रायः पश्चिम में विशाल मरुस्थलीय मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तर भारत के विशाल मैदान के क्षेत्र में पश्चिम में मरुस्थलीय मैदान का निर्माण हुआ है। विशाल मरुस्थल का निर्माण हुआ है जो कि राजस्थान राज्य में अवस्थित है। राजस्थान राज्य में अवस्थित है, जिसकी स्थिति अरावली के पश्चिम में, जो कि राजस्थान राज्य में अवस्थित है, जिसकी स्थिति अरावली के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा तक विस्तृत है। अरावली के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा तक विस्तृत है। भारत के पश्चिम में मरुस्थल का निर्माण प्रायः कम वर्षा अर्थात 25 सेंटीमीटर। भारत के पश्चिम में मरुस्थल का निर्माण प्रायः कम वर्षा अर्थात 25 सेंटीमीटर से निर्माण प्रायः कम वर्षा अर्थात 25 सेंटीमीटर तक या उससे कम वर्षा होने के कारण हुआ। जहाँ 25 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा होती है वहाँ पर क्या होते हैं, अधिकतर मरुस्थल पाए जाते हैं। भारत का वह स्थान जहाँ पर सबसे कम वर्षा वाला, भारत का सबसे कम वर्षा वाला राजस्थान नहीं हुआ, लेह लद्दाख, वो भी तो कोल्ड डेजर्ट है। भारत में 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, गर्म खार का मरुस्थल, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट ठंडा मरुस्थल, है ना। सबसे ज़्यादा आपके गारो खांसी जयंतिया में भी खांसी पहाड़ियों पर मानसी राम, है ना। पहले चेरापूंजी था, मानस राम यही कहते हैं, तो मानसी राम हो गया। देखो मैदान आपके निपट गए सारे। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत का पठारी मैदान। दक्षिण भारत का पठारी मैदान या पठारी क्षेत्र, दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र हेडिंग डालो। पहले लिखवा दें इसमें, फिर समझा देंगे। समझाने के लिए कुछ नहीं, बस नाम याद करेंगे। दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र, दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र का विस्तार विंध्य श्रेणी के दक्षिण से लेकर, क्षेत्र का विस्तार विंध्य श्रेणी के दक्षिण से लेकर, विंध्य श्रेणी के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी के तट तक, दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी के तट तक है। जो पूर्णतया पठारी, जिसका निर्माण पूर्णतया लावा निर्मित
बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। लावा निर्मित बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। अभी हम इसमें बताएंगे कि कैसे कैसे हुआ है, पहले ये कर लो, ठीक है। इस विशाल पठारी क्षेत्र में, इस विशाल पठारी क्षेत्र के अंतर्गत, इस विशाल पठारी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ पठार सम्मिलित हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो चित्र बनाया हुआ है, ये नहीं बनाया है तो बना दो, ये वाला। अगर हम बात करें तो जो हमारी पठारी क्षेत्र है ना, उसका ऐसे है पठारी भूमि, ठीक है। इसी पठारी भूमि के अंतर्गत ये जो बनाया है ना, ये वाला क्षेत्र, ये पठारी भूमि है, ये वाला। इसके आगे ये पूरा बनाना है। और ये वाला क्या है, ये तटीय मैदान है। इन तटीय मैदानों का भी निर्माण किसने करा है? आपकी नदियों ने। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, कौन कौन सी नदी है दक्षिण भारत की? कावेरी, दामोदर और गोदावरी, पेन्नार, बैगई, भरतपूजा, जितनी भी ये नदियां यहाँ बह रही हैं, इन तटीय मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा हुआ है। जैसे ऊपर वैसे सेम यहाँ पर है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इसके बीच का भाग क्या है? पठारी है। समुद्रों ने भी किया निर्माण। समुद्र में भी निर्माण करते हैं। समुद्र जो निर्माण करते हैं, जो समुद्र की तरंगे आती हैं, उनके द्वारा तटों का निर्माण होता है। और अधिकतर वो होता है जहाँ पर नदियाँ अपना डेल्टा बना ले, बना लिए नहीं बना पठार। जल्दी बनाओ, जल्दी। फुर्ती में कितने खुश हैं, कितने खुश हैं, तो पहले बना चुके हैं। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है आज ही ले जाके पार्टी देंगे। मतलब ये क्या लिखा है? छोटा नागपुर के नीचे। छोटा नागपुर के नीचे है दंडकारण्य का पठार। ये है दंडकारण्य का पठार, ये है छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, मेघालय का पठार, और ये है आपका तेलंगाना का पठार यहाँ पर, ये कर्नाटक का पठार, ये आपका महाराष्ट्र का पठार या दक्कन का पठार इसको बोलते हैं। बहुत लेट आते हो राजीव तुम। बहुत चेक करवा रहे थे सिस्टर का। यहाँ वैसे बेटा और फोन आते ही के साथ किसका बजने लगा? आते ही फोन किसका बजने लगा भाई? हमको बोल ले भी नहीं आती। हाँ, तुम तो फोन नहीं लेके आते। वो हमारे अटेंडेंस नहीं लगाओगे? कहाँ ला रहे हो? 15 मिनट बैठ उसके बाद जाना फोन चेक करवाएं। तुम क्लास के बीच में रुकते क्यों? या फोन चेक करवा के आते, या राजीव ने बोला तब जा रहे हो फोन चेक करवाने? हैं? कौन सा फॉर्म? स्कॉलरशिप वाला? तो पूरा दिन चेक होता रहेगा 3 बजे तक। बैठते नहीं अलग से स्कॉलरशिप के लिए। अभी तो सब एसडीएम आए हैं, तो उनके उसमें रहता हूँ, खाती एसडीएम आए, गाड़ी खड़ी थी, चली गई। वो नहीं आते। चलो अच्छा हो गया, लिख लिया सारे, लिख लिए। गाड़ी गई थी फिर से नहीं बताएंगे, तो लेट आता है उसके लिए कुछ नहीं बताना होता है। लो साइन करो उस पर। देखो मालवा का पठार पूछा जाता है, स्थिति आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी, एक्चुअल में कहाँ पर है वो बता दे रहे हैं। नहीं पठार में जितने लिखे हैं। ये सारे पठारों के नाम हैं, आपको बस याद करना है।
भारत में पठार का नाम पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पठार कहाँ पर है। पेपर बनता है छोटा नागपुर का पठार से, दंडकारण्य के पठार से, ठीक है, और मेघालय का पठार से। इन 3 से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। मैम आपने चलिए लिखा है कहाँ पे मालवा का पठार भाई लिख दो, वो लिखने में पढ़ते नहीं अच्छा लगता। कोई कहता है तुम राजीव एक साल उसमें लगा करो, जब मैं चित्र बना के लिखवाती हूँ तो मैडम लिखवा दो, हैं लिखवाते हो तो ज्यादा समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में तुमने यही कहा था ना, जब मैं मैप पे दिखा रही थी। आज मैं मैप पे नहीं दिखा रही हूँ, लिखवा रही हूँ, तो तुम कह रहे हो मैं मैप पे दिखाओ। अब यहाँ देखो मालवा का पठार, यहाँ अरावली है, अरावली के कौन से वो हो गया दिशाएं पता है? पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व में अवस्थित है कौन सा? मालवा का पठार, पूरी तरह एमपी। हाँ, और इसी मालवा के पठार से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी, ठीक है। और ये मालवा का पठार एक्चुअल में मालवा का पठार नाम हो कि क्या है? पैनी पेड़, यानी कि समप्राय मैदान। अब नहीं बता दो समप्राय मैदान क्या होते हैं? अब हो गया मैडम, आपने जब बोल दिया है तो बता ही दीजिए। एक्चुअल में क्या है? ये पठार है, पर यहाँ से क्या है? नलिका अपर्दन बहुत ज्यादा हुआ। नलिका अपर्दन जब नदियाँ क्या होती हैं, रास्ता बदलती हैं और पठारों को काटती हुई जाती हैं, ऐसा हो गया पठार। अब ये पठार ऐसा नहीं होके कैसा हो गया? नलिका अपर्दन के कारण। ठीक है, तो नलिका अपर्दन किसके कारण हुआ है? चंबल नदी के कारण। और समप्राय मैदान का मतलब पठार ऐसा था, अब अच्छे अपर्दन के कारण अब ये पठार में रह के कैसे हो गया? देखने में एक मैदान की तरह दिखेगा। इसकी ऊंचाई क्या हो गई? कम हो गई। इसको क्या है? समप्राय मैदान। और ये क्या है? नलिका अपर्दन। नलिका अपर्दन के कारण अब अच्छे अपर्दन हुआ, ये क्या हो गया? समप्राय मैदान बन गया मालवा का पठार। इसी मालवा के पठार से आगे क्या निकलती है? चंबल नदी। वो डाकू वाली मूवी देखी होगी। अब हमें ये नहीं पता पान सिंह तोमर और उमर, हमने बस ये देखा है कि डाकू कैसे ऊपर छुपे हुए होते हैं, है ना, और नीचे से कोई निकलता है ऊपर से कूदते हैं, और ये किसी बीच में छुपे होंगे। तो ऐसे होता है, अगर आप ऊपर छुपे हुए हो, नीचे से कोई निकल रहा है तो पता चल जाएगा, पर नीचे वालों को नहीं पता चलेगा ऊपर कोई है, दिखता ही नहीं है। तो ये क्या है? नलिका अपर्दन किसके कारण हुआ है? चंबल नदी के। और चंबल नदी ने करा है किसके? मालवा का पठार। कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश को हम बुंदेलखंड कहते हैं, जिसमें आपका क्या आता है? बुंदेलों की सुनी कहानी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आपका जितना झांसी वाला, झांसी बांदा हमीरपुर का क्षेत्र आता है, किसमें आता है? आपके बुंदेलखंड का क्षेत्र है, और बाकी एमपी में आता है। तो बुंदेलखंड का जो उत्तरी भाग है यूपी में, और दक्षिणी भाग है वो किसमें आता है? एमपी में आता है। उसके बाद आपका बघेलखंड का पठार, ये भी किसमें? आपके एमपी में। क्लियर हो गया? महाराष्ट्र का पठार इसको बोलते हैं। पूरा दक्षिण का पठार या महाराष्ट्र का पठार बोल दो, कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र राज्य में। कर्नाटक का पठार कर्नाटक में, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में। और इसी दंडकारण्य पठार से आपकी महानदी निकलती है। कर्नाटक का मैम? कर्नाटक, यहाँ तो नाम पता ही है, जिसके नाम नहीं पता थे वो हमें बता दें, ठीक है। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़, इसको दंडकारण्य के पठार को छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि भी कहा जाता है। उसके बाद आपका छोटा नागपुर का पठार, खनिज संप्रदाय की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है आपका छोटा नागपुर का पठार, जिसका विस्तार आपका झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्यों में अवस्थित है। ठीक है, जितने भी आपके क्या हैं, लोहो अयस्क हैं, कोयला हैं, ये सब किससे निकल रहे हैं? तो ये कहाँ छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ मतलब कहाँ ये छोटा नागपुर? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इसकी अवस्थिति है। ये है छोटा नागपुर, ठीक है। और इस छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी बीचों बीच से निकलती है। मेघालय का पठार? हाँ, नहीं, छोटा नागपुर का पठार। ये क्या निकलती है? दामोदर नदी। दामोदर नदी निकलती है,
और यही दामोदर नदी क्या है, छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। जो दक्षिण में है उसी को हम रांची का पठार कहते हैं। ये मतलब उत्तर और दक्षिण में बांटती है। कभी रांची का पठार पूछ लिया जाएगा तो क्या है, दामोदर नदी के दक्षिण में जो छोटा नागपुर का पठार है उसको हम क्या कहते हैं, रांची का पठार। मेघालय का पठार, हिमालय का पार्ट ना होगा, इससे बस क्वेश्चन नहीं बनता है। हिमालय का पठार, ओ सॉरी, मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा ना होकर दक्षिण भारत के पठारी भूमि का ही हिस्सा है। अब कहा जाता है बीच में क्या हुआ है, ये मालदा गैप है। पूछा जाता है कि मालदा गैप से कौन कौन सा पठार अलग हुआ है। छोटा नागपुर का पठार मेघालय के पठार से मालदा गैप। मतलब ये हिमालय का हिस्सा ना होकर किसका है? दक्षिण भारत के पठारी भूमि। एक गैप है बीच में। हाँ, अब ये गैप बता दूं कैसे पढ़ा है, नहीं बताओगे? बता दीजिए। अरे नहीं बता बताओ, दीजिए। फिर टॉपिक से इधर उधर हो जाते हैं। हमारे पेपर में जितना पूछा जाता है वो उसके साथ चल रहा है। पता चलेगा 15 दिन में मैम जो मतलब जो रांची का पठार है, बस ये गैप याद रखो, जो चीज बताई है। मालदा गैप किसके बीच में, छोटे नागपुर का पठार और मेघालय मेघालय का। छोटा नागपुर का पठार खनिज संप्रदाय की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और मैं वैसे गैप कहाँ कहाँ? ऐसा गैप कोई नहीं है, ये मालदा गैप गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाया गया है। यहाँ की भूमि क्या हो गई थी, 10 के नीचे आ गई थी। कल मैं भ्रंश बता रही थी ना, भ्रंश पढ़ते हैं और ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं, या तो भूमि उठ जाए और दोनों तरफ की भूमि दब जाए, तब बनेंगे, या दो ऐसे, जैसे ये भूमि है, ये हिस्सा ऊपर उठ जाए और ये हिस्सा अब ऊपर उठ गया, तो ये हो गया, दब गया ना। अब ये जो दबा है वो क्या बन गया, गैप आ गया इसके बीच में। जो ये गैप आया है वो यही है, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये आपका मेघालय का पठार है। अब ये गैप जो आया था उसको मैदान को भर दिया किसने, गंगा यमुना द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए हुए जलोढ़ मृदा द्वारा ये गैप भर दिया। इसी को हम कह रहे हैं मालदा गैप। इसलिए आपको देखिएगा कि जो ये वाला पश्चिम बंगाल वाला ये जो क्षेत्र है, एक्चुअल में क्या है तो दक्षिण भारत की भूमि का हिस्सा, पर ऊपर क्या है, गंगा नदियों द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जलोढ़ मृदा लाके इसको दबा दिया, तो आपको ऐसा लगेगा नॉर्मल भूमि है, जैसे हम लोगों का मैदान है, और एक्चुअल में नीचे क्या है, पठारी भूमि है। क्लियर हो क्या, ये है गैप। मैम ये जो रांची का पठार है ये मतलब छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से निकलती है और ये दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी की जो दक्षिण में पठार है उसको रांची का पठार ही कहते हैं। बड़े लेवल पे छोटा नागपुर का पठार ही है पूरा, और इसी को छोटे लेवल में बांटेंगे तो रांची का पठार आ जाता है। और ये जो मालदा गैप है मतलब ये जो मतलब ये गैप जो है मालदा गैप है, छोटा नागपुर और मेघालय के पठार के बीच में, जैसे वो चित्र बना के दिखाया था आपको, ये मालदा। जब आप खनिज पढ़ोगे ना तो खनिज में आप छोटा नागपुर का पठार जरूर पढ़ोगे, और कुछ पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। कर्नाटक का पठार नहीं पढ़ोगे, कर्नाटक में कुंद्रेमुख की पहाड़ियाँ पढ़ोगे, जो सोने की खान के लिए, लोहे के खान के लिए कुंद्रेमुख, और कोलार हट्टी के खाने सोने के लिए, और कुंद्रेमुख लोहे के लिए। जब खनिज पढ़ोगे, ये पठारी भूमि है, खनिज संप्रदाय की दृष्टि से ज्यादा है। और इसका निर्माण कैसे हुआ, हम इस पे बात कर रहे। देखो, जो भी आपका पठारी क्षेत्र है इसका निर्माण ज्वालामुखी की लावा से हुआ है, और ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, या तो ज्वालामुखी का उद्भेदन होगा, कैसे, दो तरह से, दरारी उद्भेदन या ज्वालामुखी शंकु के आधार पर। जब धरातल का मैग्मा क्या होता है, पिघला हुआ होता है, क्योंकि तरल पदार्थ है, ये तरल पदार्थ अधिक ताप और दाब के कारण गैसीय अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में, तरल अवस्था में रहेगा। तो जब इसको मानो ऐसे, जब आप कुकर में कुछ चीज़ बनने रखते हो तो उसमें अधिक ताप और दाब हो जाता है, ताप दाब के कारण जो अंदर गैस बनती है वो ऊपर बाहर आने का प्रयास करती है, और जब वो ऊपर आती है तो उसके साथ कुछ कभी कभी दाल चावल भी निकल आता है, सबको पता है ना, निकलता है ना। तो ऐसे ही अधिक ताप दाब के कारण
जब ये गैस ऊपर आने का प्रयास करती है तो उस स्थान से आती है जहाँ पर पृथ्वी की सतह क्या होगी, कमजोर होगी। जहाँ पृथ्वी की सतह कमजोर होगी वहीं से ये निकलेंगे, तो इसको कहते हैं आपका उद्भेदन। उद्भेदन अगर शंकु यानी कि ज्वालामुखी के रूप में हो रहा है तो वो ज्वालामुखी पर्वत बनाएंगे। तो ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? मेघमा जब बाहर निकलता है तो मिट्टी का निर्माण होता है इससे। यही लावा मिट्टी, यही बेसाल्ट मिट्टी है जिससे लावा पूरा आपका बन रहा है। अब यहाँ जो बना, यहाँ से जो निकला ये तो शंकु के रूप में निकला, तो इसको हम कह रहे हैं ज्वालामुखी पर्वत। जब पृथ्वी का मेघमा शंकु के रूप में ना निकल के दरारी उद्भेदन होता है। अब यहाँ पर ये कोई दरार होगी, हल्की सी पड़ी होगी, यहाँ से मैग्मा क्या हो रहा होगा, कहाँ निकल, नीचे से निकलेगा ये, नीचे से निकलेगा, दरारों के रूप में निकलेगा। उद्भेदन कोई शंकु के उस पर नहीं हो रहा है, जो दरारी उद्भेदन हो रहा है, शंकु का उद्भेदन नहीं हो रहा। अब दरारी उद्भेदन होगा तो ये दरारों से निकल के यहीं फैलता जाएगा, ठीक है, यहीं फैलता जाएगा और ठंडा होता जाएगा। अब ये ऐसा बनेगा एक पठार के रूप में। जब दरारी उद्भेदन होगा तो आपके क्या बनेंगे, पठार। जब शंकु के उद्भेदन होगा तो आपके बनेंगे पर्वत। पर्वत का निर्माण कैसे होता है? कौन से पर्वत, ये कौन से वाले, कौन से वाले पूछ रहे हो? पर्वत बताओ ना, कौन से वाले पूछ रहे हो? जो माउंट एवरेस्ट से छोटे वाले सारे ही पर्वत का जो वो होगा, जो हमारा ये वाला पर्वत हुआ है हिमालय का, चाहे हिमालय ले लो, चाहे आल्प्स ले लो, चाहे आपके यूराल वगैरह ले लो, सब पृथ्वी के अंतर्जातीय बल के कारण होता है। अंतर्जातीय बल, अब हिमालय में जब हमारी दो प्लेटें आई हैं, ये आपकी इंडियन प्लेट है और ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, जब ये प्लेटें आपस में आई, पेपर को मैं तो मुझे समझा दूंगी, मैं एक पेपर तैयार करूँ, अब पेपर फाड़ोगे, कभी कोई पेपर लो या लो, ये वाला पेपर लो, कोई नहीं, तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं फाड़ रही हूँ मैं। देखो ये देखो इंडियन, ये था आपके यूरेशियन प्लेट फिक्स है, इंडियन प्लेट जब फ्लो करती हुई आ रही थी बल दे रही है, जब ये बल दे रही थी ये चीज उठी ना, तो पृथ्वी के अंदर जो अवसाद थे, जो तैतीस सागर में अवसाद थे, वो ताप दाब के कारण ठोस हो गए, और जब ये प्लेटें दबाव देके आई तो ये क्या पड़ने लगा, बल पड़ने लगा। पहला बल पड़ा, ये पड़ा, ये स्थिर हो गया, दूसरा बल पड़ेगा, फिर ऐसे पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने कहा हिमालय की जो श्रेणियां बनी हैं वो अलग अलग टाइम में बनी है, पहली, दूसरी और तीसरी, तो अलग अलग टाइम में हिमालय का निर्माण हुआ है। आने वाले टाइम में बहुत टाइम बाद, अभी नहीं, पता नहीं तुम होगे या नहीं होगे, मैं तो नहीं होंगी, तुम्हारा पता नहीं, दोबारा जन्म ले लो या ना लो, बहुत आने वाले सालों में हिमालय की शिवालिक के बाद हो सकता है चौथी श्रेणी भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है तो एक पर्वत नई श्रृंखला और बन सकती है, उसी में बनेगा, ठीक है, हाँ वही बनेगी जो आपका मैदानी क्षेत्र। हाँ बोलो। टकराने का कारण क्या है, जो मतलब ये टकराते हैं? बेटा जब तुम यूपीएससी वाली क्लास लोगे तब बता दूंगी, फिलहाल अभी इसका समझ लो। जो निर्माण हुआ है, टकराने का कारण कुछ नहीं है, जो हमारी प्लेट्स हैं वो पूरी पृथ्वी हमारी प्लेटों पर है, ठीक है। तो ये 7 प्लेटें बड़ी हैं और 20 प्लेटें छोटी हैं। जब ये प्लेटें आपस में क्या करती हैं, मूव करती हैं, जब प्लेटें आपस में पास आएंगी तो आपके पर्वत बनेंगे, जब प्लेटें दूर जाएंगी तो क्या बनेंगे, सागर बनेंगे, महासागर बनेंगे। और जब प्लेटें आपस में क्या होंगी, ऊपर नीचे करेंगी तो क्या होगा, भ्रंश का निर्माण होगा। वैसे आपके विक्टोरिया लेक के पास भ्रंश बनता है और ये वाला जो पार्ट है ये टूट के इधर आएगा इंडियन प्लेट के पास, जैसे ये टूट के इंडियन प्लेट के पास आएगा तो यहाँ पर एक आपकी पर्वत श्रृंखला का निर्माण होगा, जैसे हिमालय है वैसे यहाँ पर बहुत टाइम बाद बनेगा। एक ज्वालामुखी अब पढ़ लो, क्या पढ़ा नहीं वो पढ़ लो, और क्या पूछना है बताओ। एक ज्वालामुखी कितनी बार मतलब एक ज्वालामुखी बहुत बार विस्फोट होता रहता है। ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं, वो अभी लिखवाए नहीं है, यहीं पर अगर आया है तो समझ लो। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, शांत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी जो 40 साल बाद फटता है, ठीक है, मतलब उसमें उद्भेदन होगा, शांत रहेगा। कभी कभी होता है ना कि किसी का नेचर होता है शांत रहेगा, वो अपने अंदर बात दबाए रहता है ना। जब ब्लास्ट होगा तो इतनी भयंकर ब्लास्ट होगा आप सोच भी नहीं पाओगे, अरे अभी तक तो सही था, पता नहीं इसको क्या हो गया, एकदम पगला गया। तो एकदम नहीं पगलाता है, उसके अंदर बातें
रहती हैं। तो ये क्या है आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है। और एक है जिसको जरा से अगर कुछ कह दो हाँ भिन्ना जाता है, वो क्या है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी में से हमेशा क्या निकलता रहता है, धुआं निकलता रहता है। ठीक है, धुआं का मतलब गैसेस निकलती रहती हैं। धुआं का मतलब यहाँ पर गैस निकलती रहती है और इनमें कभी ना कभी आए दिन रिपोर्ट होते ही रहते हैं। जैसे स्टैम्बोली बताया और एक माउंट एटना बताया, माउंट फ्यूजीयामा बताया। ये सब क्या है आपके सक्रिय ज्वालामुखी। चिंपा राजो और एकांत गोवा, ये क्या है आपके सारे सक्रिय ज्वालामुखी। किलिमंजारो निष्क्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी केरल, भारत का निष्क्रिय ज्वालामुखी नारकोंडा। तो ये लिस्ट है, याद कर लेना। सक्रियता सिर्फ ये है कि कब ज्वालामुखी अगर बहुत टाइम बाद फूटता है तो वो सुसुप्त हो जाता है। ठीक, जो लगातार फूटता रहता है, जिसमें उद्वेलन लगातार चलता रहता है, वो सक्रिय हो जाता है। जिसमें 40-50 साल से हुआ ही नहीं होगा, 50 लगभग 50 साल मानते हैं, 50-60 साल तक उद्वेलन नहीं हुआ, उसको हम क्या बोल देते हैं, शांत। जिसमें डायनासोर मारे गए थे वो कौन सा ज्वालामुखी? वो ज्वालामुखी नहीं था, वो उल्का पिंड आके टकराया था। सुना तो ये जाता है, तुम तो मुझसे ऐसे कह रहे हो जैसे मैं डायनासोर के टाइम पे पैदा हुई। हाँ, मुझे ये सब पता है ना। आप मैडम डायनासोर की जगह इंसानी रूप में आके जैसे आपने ज्यादा पढ़ा नहीं हुआ तरीकों पर रखा होगा ना। अरे तो मैं ये सब चीजें नोट करना पड़ती हूँ। जोरासिक युग में हुआ था। जोरासिक युग उसको कहा जाता है जिस समय हाथी क्या थे, ये थे। और गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्रम की चट्टानों के टाइम पे क्या हुआ था, सुन लो, पूछ रहे हो तो मैं बता दूं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जब बनी हैं, जिसमें कार्बोनिफेरस युग कहा जाता है, उसी समय आपके गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। उस समय जितने भी पेड़ पौधे थे सब क्या हो गए थे, कार्बोनिफेरस में धरातल के नीचे दब गए थे। उसी समय ही आपके क्या हो गए, जो डायनासोर्स थे वो भी इसी में दब गए, कार्बोनिफेरस। क्लियर हो गया? और कुछ पूछना है तुम्हें? हमारे पेपर में आएगा नहीं, इसलिए नहीं बताया। नहीं मैम, नॉलेज तो होना चाहिए पेपर में। अरे तो नोटिस एक्स्ट्रा भी ले लो ना, चलते हुए क्लास में लोगे। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए। आप सिर्फ पठारों के नाम याद रखोगे। छोटा नागपुर की विशेषता ये है, खनिज संप्रदाय की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, हिमालय के नाव के दक्षिण भारत का हिस्सा है। पूरी लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहे हैं, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। बोलते मालवा के पठार से सिर्फ ये पूछा जाता है, चंबल नदी कौन से पठार से होकर गुजरती है, मालवा की। दामोदर नदी छोटा नागपुर का पठार, महानदी दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार भी खनिज संप्रदाय की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। जब वो पढ़ोगे, ये इसलिए नहीं बता रहे हैं, जब हम क्या पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, भारत के खनिज, तब पढ़ेंगे। सिग्नेचर हो गए, रजिस्टर कहाँ है, आगे बात करें। अब हम बात करेंगे भारत के विशाल मैदान में जो हम पढ़ रहे थे वो नदियां, यानी कि भारत का अपवाह तंत्र। हेडिंग डाल लो। टाइम कितना है, आधा घंटा है। चलो एक अपवाह तंत्र तो हो जाएगा बेटा, आधा घंटे से थोड़ा ज्यादा है। ये चीज समझ में आ गई? पठार याद रखोगे, इतने पठारों के नाम है, बस आपको नाम याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। मैम ये बता दीजिए एक बार क्या लेट क्यों आई, लेट आने की सजा है, कुछ नहीं बताया जाएगा। टाइम से आएगा क्लास में 10 मिनट पहले। मुझे लगता है जैसे मैथ की क्लास होता है, क्या हो गया, मैथ की क्लास बोल दो। मैथ की क्लास थोड़ी लेट होती है, मुझे लगता है ये भी थोड़ा नहीं, मेरी क्लास लेट नहीं होती है। मेरी क्लास पहले जरूर हो जाएगी पर लेट नहीं होगी। अपना दिमाग चलाती होगी। अच्छा साइन मैं नहीं करती हूँ, मुझे कहा भी नहीं है सर करते, सर भी नहीं कर रहा है ना। बोला गया है, क्या बोला गया, साइन होते हैं। मुझे तो नहीं बोला, मुझे नहीं बोला तो मैं नहीं करती है। जिस दिन बोला जाएगा मैं कर दूँगी। बस मुझको जो बोला गया वो मैं कर देती हूँ। देख लिया। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है, ड्रेनेज पैटर्न। भारत का ड्रेनेज पैटर्न क्या है,
यानी कि नदियाँ भारत में कहाँ कहाँ फ्लो करती हैं और कैसे कैसे फ्लो करती हैं। कहीं भी पानी होगा कहाँ जाएगा ये बताओ? समुद्र में जाएगा। समुद्र में नहीं मतलब निचले स्थान सारा पानी नदियों समुद्र में जा रहा है क्या? नहीं, ये दूसरी नदी में जुड़ जाए। तुम्हारे घर का ड्रेनेज सिस्टम क्या कहता है? किचन का पानी कहाँ जाता है? सीधे नाले में? किचन का पानी सीधे नाले में ले जाते हो क्या? सीधे नाले में जाता है। नहीं ना, हाँ, कहाँ जाता है? वो उस पे जाता है पाइप में। कौन से पाइप में? मेन हॉल में, मतलब है ना? मेन पाइप है। हाँ। तो नदियों का पानी भी मेन पाइप में जाता है। मेन पाइप का मतलब मेन नदी में। और बाकी जो छोटी छोटी नदियाँ क्या होती हैं उसकी? सहायक नदियाँ होती हैं। क्या बताया था जब पढ़ा रहे थे उत्तर भारत का मैदान? गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। आई बात समझ में? सहायक नदियाँ कौन सी नदियाँ? जो बड़ी नदी में अपना जल गिरा रही हैं। जैसे आपके यहाँ किचन का पानी किस में जा रहा है? पाइप में। नाले में। सीधा नाले में जा रहा है उसके यहाँ। नाले का पानी कहाँ जाता है? नाले का पानी कहाँ जा रहा है बताओ? वो उसमें जाता है। उसमें किस में है? शहर के बाहर किसी नदी में, है ना? नाले में जाता है, नाले में शहर जाता है। नाले का पानी किसी शहर के बाहर नदी में, है ना? तालाब टाइप से है। तालाब में, तालाब का पानी या तो भूमिगत हो जाएगा, नहीं तो अगर किसी नदी से निकल रहा है तो वो भी कहाँ चला जाएगा? नदी में। नदी का पानी कहाँ जाता है? समुद्र छोटी नदी का पानी बड़ी नदी में। बड़ी नदी का पानी समुद्र में। एट द लास्ट पॉइंट ज्यादा सब कुछ समुद्र में है। और जाएगा कैसे? ढाल, है ना? आपने अपना घर का ढाल कैसे बनाया हुआ है? नाले की तो हम यहाँ भारत का जो अपवाह तंत्र है, भारत के अपवाह तंत्र में हम बात करेंगे उत्तर भारत का अपवाह तंत्र और दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र। राजीव अपने सिलेबस से अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, पर इसका तो सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत क्वेश्चन पूछता है। अरे तुम अपने सिलेबस से क्वेश्चन पूछो तो मुझे थोड़ा सा आइडिया भी लगता है ना। वो दिमाग में बोल चलता रहता है, बोल देते हैं। क्या भी मैं शोर बोलेगा यार, उसको पता नहीं ऐसे देखने में लगा कि मैडम डायनासोर के जमाने में नहीं है। आपको जैसे ज्यादा पढ़ा होगा उसके बारे में, कहने का मतलब आपको नॉलेज होगा। नॉलेज होगा ना, अपने हिसाब से हमें समझना। अच्छा तुम पेपर लाए हो? किसका? अरे मैं ध्यान देना। अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है? भारत के अपवाह तंत्र को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उत्तर का अपवाह तंत्र और दक्षिण का अपवाह तंत्र। ये समझ में आ गया क्यों बात कर रहे हैं उत्तर और दक्षिण? मतलब उत्तर से सब दक्षिण में जाता है ना, नदियाँ ज्यादातर बहती हैं पानी में, सब दक्षिण में जाता है। सब नदियाँ निकलती इधर से मैम साउथ में सीजनल रिवर्स है, यहाँ पेरेंटिंग रिवर्स। वो बात ठीक है तुम्हारी, वो तो तुम अंतर बताती हो मुझे, ठीक है? जिसके अलावा बताओ। उत्तर भारत की नदियां अपवाह तंत्र और दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह तंत्र, ये पूछना चाह रही हूँ। ढाल अलग होगा ना, इसीलिए तो कहा उत्तर भारत की नदियां दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं कर रही हैं, उत्तर में ही आके अपना जल कहाँ गिरा रही हैं? या तो अरब सागर में गिरा रही है, बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है ना? दक्षिण भूमि पर तो नहीं आ रही है। गंगा कहीं तमिलनाडु में बह रही है क्या? क्यों नहीं बह रही है? यही तो मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि उसका ढाल नहीं होगा। ढाल क्यों नहीं है? यहाँ ढाल की बात ही नहीं करी मैंने, यहाँ ढाल की बात नहीं है, यहाँ जल विभाजक का काम है। कल विंध्यन श्रेणी पढ़ाई थी ना, उसमें हमने नहीं लिखवाया था विंध्यन के बारे में कुछ, विंध्यन के बारे में हमने कुछ नहीं लिखवाया, क्योंकि जहाँ बताए जहाँ जो क्वेश्चन बनेगा वहीं हम उठाएंगे। विंध्यन श्रेणी भारत को दो भागों में विभाजित कर रही है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत। विंध्यन श्रेणी के उत्तर में गंगा का क्या है? विशाल मैदान, यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में क्या है? पूरा पठारी है। तो यही विंध्यन क्षेत्र के जितनी भी क्या होंगी, विंध्यन श्रेणी जल विभाजक का काम कर रही है किसमें? उत्तर भारत की नदियों में और दक्षिण भारत की नदियों में। जो आपकी क्या है? यमुना कौन सी निकल रही है? चंबल नदी। चंबल नदी किसकी साइड नदी है? बताई नहीं मैंने अभी नहीं बताया। पढ़ी तो होगी, राजी बताओ। चाहे तुम्हारे उसका क्वेश्चन है, ऑप्शन बताइए। चंबल नदी किसकी साइड? ऑप्शन नहीं बताऊंगी मैं।
चंबल किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। माही की भी नहीं है। ब्रह्मपुत्र की तो बिल्कुल भी नहीं है। चंबल यमुना की सहायक नदी है, जो कि यमुना नदी तंत्र का ऑप्शन नहीं बताया हिस्सा है। ऑप्शन नहीं बताया मैडम आपने पेपर में ऑप्शन, और यहाँ भी ऑप्शन लोगे। उसमें ऑप्शन आते तो हैं। चंबल नदी क्या है? मालवा के पठार से निकल रही है, ठीक है। जान पाओ करके जगह है वहां से, और किस में मिलती है? यमुना में मिलती कौन सी है। जगह? यमुना हिमालय, अरे सब लिखवाएंगे, नदियां पढ़ोगे ना। तो मुखातंत्र स्टार्ट हुआ है, और ये मुखातंत्र बहुत बड़ा है, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो ये आपका आज नहीं मंडे को ही कंप्लीट होगा, चिंता मत करो। बहुत सारी नदियां हैं, नदियों के बीच में फंसोगे भी तुम लोग। तो यमुना नदी निकलती है, ठीक है, और ये चंबल में मिल जाती है। विंध्य श्रेणी जो बताई थी वो यहाँ पर, ठीक है। विंध्य श्रेणी ने क्या करा? यमुना नदी के जल को इधर आने नहीं दिया, दक्षिण भारत में हिमालय से निकली और टर्न कर दिया किसको? उत्तर की ओर। तो यमुना नदी किसकी सहायक नदी बन गई? चंबल। यमुना नदी किसकी सहायक बनी है? हिमालय नदी है। हिमालय नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना गंगा की सहायक नदी है। वेरी गुड। यमुना गंगा की सहायक नदी कहाँ मिलती है जाके? प्रयागराज। तो ये नहीं पता था तुम्हें? सहायक नदी मतलब, अब चूंकि गंगा भी यमुना भी क्या है? एक बड़ी नदी है, पर वो अपना जल किसमें गिरा रही है? गंगा में, है ना। तो गंगा की सहायक कौन हो गई? यमुना। यमुना की सहायक कौन हो गई? चंबल। और चंबल देखा जाएगा तो चंबल भी एक बहुत बड़ी नदी है। चंबल में भी बहुत सारी नदियां आगे क्या करती हैं? अपना जल गिराती हैं। तो विंध्य श्रेणी क्या है? एक जल विभाजक का काम करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट डाल के लिखो। रुको, नोट डालने से पहले ये बना लो। अपवाह तंत्र में नीचे की ये बनाई है। अरे नीचे ऊपर नहीं करो, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है। अब ये मुझे बताओ, अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है? गिरती है। गोदावरी कहाँ गिर रही है? गोदावरी बंगाल की खाड़ी में। गंगा गंगा अरब सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। दो नदियां हैं, गोदावरी और गंगा। क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, गंगा भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। दोनों गिर रही है ना। गंगा नदी क्या है? हिमालयी नदी है। और गोदावरी नदी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, यानी कि पठारी नदी है। अभी मैंने बताया कि विंध्य श्रेणी क्या कर रही है? जल विभाजक का काम कर रही है। तो जल विभाजक का काम कर रही है, यानी कि गंगा नदी ऐसे जाके जल गिरा रही होगी और गोदावरी ऐसे जाके जल गिरा रही होगी। जल विभाजक बना। उसके बाद कुछ नदियां ऐसी होंगी जो यहाँ गिर के कहाँ जा रही होंगी? अरब सागर में जा रही होंगी। तो अगर हम बंगाल की खाड़ी में और या अरब सागर में गिरने वाली हैं, तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हिमालयी नदियां भी हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी हैं। ठीक है, और जबकि अरब सागर में जल गिराने वाली भी हिमालयी नदियां भी हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी हैं। आगे बात समझ में? जो आप जल गिराने के उसमें पढ़ोगे वो किस में पढ़ोगे? अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। और उत्तर में यानी उत्तरी भारत की नदियों में और दक्षिण भारत की नदियों में जल विभाजक का काम कौन कर रहा है? वो आपका कर रहा है विंध्य श्रेणी। क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब इसी को हम उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों में डिवाइड कर देते हैं। उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। क्लियर हो गया? ये अपोहा तंत्र है। पढ़ना कैसे आपको? अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी गिरने वाली। और उत्तर भारत की नदियों में और दक्षिण भारत की नदियों में
जो क्या कर रहा है, नदी विभाजक का काम कर रहा है या जल विभाजक का काम कर रहा है, वो कौन है आपका, विध्यन श्रेणी। जल विभाजक आप सागर के साथ 8 या 9 गिरती हैं। 8 9 गिने नहीं है, हम बस नदियां पढ़ा देंगे तुम्हें, हम ऐसे काउंट नहीं करते हैं अरब सागर में कितनी गिर रही हैं, बहुत गिरती हैं, 8 9 नहीं है। कौन कौन सी है बताओ, हम नहीं बताएंगे, तुम बताओ। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की नदियों में विंध्यन श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है। नोट डालूंगा जितना लिखना है। और भारत के उपमहा तंत्र में आप पढ़ोगे अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। उत्तर भारत की नदियों को क्या कहते हैं, हिमालयी नदियां। क्या हो गया, क्यों दांत निकल रहे राजीव के और अर्चना के, क्या कह रहे हो, हसीस क्यों हंस रहे हो बताओ, हंसे रहे हो क्यों हंसे रहे हो, साइंस सबके हो गया। कल क्या अपना आगे में पड़ गया नदियाँ। कल कल सिर्फ राजीव आएगा पढ़ने, मैं तो आऊंगी नहीं पढ़ने। कल का मतलब परसों, कल का मतलब परसों। लिख लियो। चलो हम बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ये बात करें जी नहीं, आप लिस्ट उसी में होगी, बस आपको याद करना है। क्यों आपसे पूछा जाता है कौन सी नदी कहाँ जल गिराती है। जब हम नदियां पढ़ाएंगे तभी हम नदियों का मुहाना बता देंगे। मुहाना का मतलब कहाँ गिरती है, कहाँ गिरती है, उद्गम मतलब जहाँ से निकलती कहाँ है। निकलती है, उद्गम और मुहाना बताएंगे। हम बात करेंगे हिमालयी नदियों के साथ। हिमालयी नदी अपवाह तंत्र में मेन आपकी 3 नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ठीक है, लिखो हिमालयी नदियां या उत्तर भारत की नदियां। पहले इनकी विशेषता लिख लो, हिमालयी नदियां या उत्तर भारत की नदियां। अंतर के साथ लिखवा दें, एक साथ दोनों की या अलग अलग लिखवाएं। अलग अलग मतलब बताओ कौन सा अलग अलग कह रहे थे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर एक साथ लिखवा दें या अलग अलग लिखवाएं। अब बात समझ गए, तो यहीं पर ही बीच में लाइन खींच के लिख लो दक्षिण भारत की नदियां, बीच में ही लाइन खींच के लिखो दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की नदियां प्रायः हिमानी नदियां हैं, हिमानी नदियां हैं। उत्तर भारत की नदियां प्रायः हिमानी नदियां हैं और दक्षिण भारत की नदियां हिमानी नदियां नहीं हैं। उत्तर भारत की नदियां सदाबहार है, सदाबहार यानी सदावाहिनी है। उत्तर भारत की नदियां सदावाहिनी है। सदावाहिनी है। दक्षिण भारत की नदियां मौसमी हैं। दक्षिण भारत की नदियां मौसमी हैं। हिमानी का मतलब हिमनद पिघलने से इनका निर्माण। उत्तर भारत की नदियां सदा कौन सी हैं? ये मैं बता रही हूँ, ये उत्तर दक्षिण भारत वाली सूख जाती होंगी। हाँ, ये नहीं सूखते कभी। उसके बाद से
दक्षिण भारत की नदियां मौसमी हैं। हिमालयी नदियों का वेग अधिक, हिमालयी नदियों का वेग अधिक तथा तीव्रगामी है। हिमालयी नदियां का वेग अधिक तथा तीव्रगामी है, अधिक तथा तीव्रगामी है, वेग अधिक तथा तीव्रगामी है। ये तेज चलती है। दक्षिण भारत की नदियों का वेग कम तथा मंद गति से मंदगामी है। तीव्रगामी मतलब तेज गति से चलने वाले, मंदगामी मतलब धीरे धीरे चलने का वेग कम तथा मंदगामी है। दक्षिण में कम है। उसी बिल्कुल अपोजिट, तीव्र और तीव्र को करोगे क्या मंद, और अधिक वेग को करोगे कम वेग। कम वेग। इसके बाद देखो हिमालयी नदियां अपनी युवावस्था में है। हिमालयी नदियां अपनी युवावस्था में है। ये बूढ़ी होगी। हाँ, दक्षिण भारत की नदियां अपनी वृद्धावस्था में है। दक्षिण भारत की नदियां अपनी वृद्धावस्था में है। मेजर कैसे क्या हुआ कि युवा में वो तेज चलती है इसीलिए युवा जो संग में चलेगा। अभी तुम अपने दादाजी के साथ चलो, तुम वहां पहुंचोगे, दादाजी यहाँ होंगे, तुम्हारा एक कदम दादाजी के 10 कदम के बराबर होगा, है ना? तुम आवाज लग, कोई बात नहीं, पड़ोस के दादाजी होंगे बोलने वाले, आपकी एज से थोड़े ज्यादा एज में बड़े, पिताजी के साथ लगा, पापा से भी कंपेयर कर लो, है ना? तो नहीं हो सकता ना। तुम 10 बार छत पे जाओगे, पिताजी एक ही बार जाके थक जाएंगे, तो क्या हो गया? पता चल रहा है ना अंतर। दूसरा लिखो, हिमालयी नदियों ने अपने आधार को प्राप्त नहीं किया है। हिमालयी नदियों ने अपने आधार को प्राप्त नहीं किया है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां अपने आधार को प्राप्त कर चुकी हैं। हिमालयी नदियों ने अपने आधार को प्राप्त नहीं किया है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां अपने आधार को प्राप्त कर चुकी हैं। इसका मतलब क्या है ना? आधार को प्राप्त, आधार को प्राप्त का मतलब है कि जिस लेवल पे वो फ्लो करती थी, अपने बेसिन को काट काट के उन्होंने समुद्र तल के बराबर कर लिया है। समझ में आ गया? वो अपनी जिंदगी जी चुकी है। हाँ, अपनी जिंदगी अब नहीं, आप वो जिंदगी नहीं जिएंगे। इतने ही है, इन्हीं में से पूछा जाता है स्टेटमेंट से, तब आएंगे इनमें से। अब इन्हीं नदियों में से देखो, एक आता है पूर्ववर्ती नदी, एक आता है अपवर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदियां कौन सी होती है, अपवर्ती नदियां कौन सी होती है? पूर्ववर्ती जो पहले से बह रही हो, मतलब पूर्व, जिनका भी पहले मतलब जो मतलब पूर्ववर्ती नदियां और अपवर्ती नदियां। अपवर्ती जो मतलब बाद में जिनका जो बहुत सारे लंबे समय से बहती चली आ रही हो, वो पूर्व। बताओ आप, पूर्ववर्ती नदियां कौन सी होती हैं? हैं? इंग्लिश में तो मुझे भी कंफ्यूज है। ऐसी नदियां, चलो फिर मैं बता दे रही हूँ पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं। वे नदियां जिनकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति से पहले हो रही है, ठीक है, और उन नदियों ने अपनी रास्ता नहीं बदला, उसी रास्ता को, उसी पाथ को फ्लो कर रही हैं जिसमें हिमालय की उत्पत्ति से पहले फ्लो हो रही थी। तो ऐसी नदियां कौन कौन सी हैं? तो पूर्ववर्ती नदी के एग्जाम्पल दिए जाते हैं या पूछे जाते हैं, नदियों के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती है, यानी कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी उसी स्थान पर फ्लो कर रही थी और आज भी उसी स्थान पर फ्लो कर रही है। ऐसी नदी है आपकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। इन नदियों के साथ कभी भी गंगा नदी का नाम लेंगे तो आप गंगा नदी को कभी भी पूर्ववर्ती नदियों में नहीं लगाओगे, और इन नदियों के बिना गंगा का नाम लेंगे तो आप गंगा को पूर्ववर्ती नदियों में लगाओगे। क्लियर हुआ या नहीं? क्यों? अब ये पूछ भी तो लो, ऐसा क्यों मैडम? फिर से बताइए। फिर से बताओ। मैं उसमें बताऊं। कल मैंने तुमको क्या बताया था? हिमालय का मोड़,
हिमालय के मोड़ बता रही थी, और हिमालय की जो विस्तार बताया था सिंधु नदी गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी गार्ज तक है। मैंने आपको कहा था गार्ज सब याद रखना। जी याद मैं इसमें बता दूं। गार्ज क्या था? मतलब कुछ ऐसा क्षेत्र जी आई टाइम आई यही था। गार्ज का मतलब ये क्या था? जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी नदियां इसको काटती ही जा रही थी। इसका मैंने एग्जांपल लिया था कुएं की रस्सी, जी याद आ गया? याद कुएं की रस्सी ने गार्ज बनाया था, तो सेम नदियों ने उस रस्सी ने अपना रास्ता बनाया। आप उसका रास्ता कितना भी परिवर्तन करो पर वो रस्सी कहाँ पर आके गिरेगी? वहीं पर आके गिरेगी। तो जैसे ही हिमालय की उत्पत्ति होती जा रही थी ये क्या कर रही थी? हिमालय को काटती हुई जा रही थी, इसलिए अपनी रास्ता नहीं बदली। यानी कि हिमालय अगर ऐसी उत्पत्ति हो रहा है इसने फेर ही नहीं रास्ता, हिमालय को काट दिया, हिमालय को काट कर उसी रास्ता में बही। ये क्या है? पूर्ववर्ती नदियां हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी उसी रास्ते को, उसी पाथ को क्या कर रही थी? फॉलो कर रही थी। आज भी उसी पाथ को फॉलो कर रही हैं। कौन सी है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी, ये प्राय क्या है? पूर्ववर्ती नदियां हैं। बाकी भी जितनी नदियां हैं अपवर्ती नदियों का उदाहरण है। चाहे आप गोदावरी लीजिए, चाहे आप यमुना लीजिए। अच्छा, आप गंगा, सुन लो मेरी बात, ये नदियां ना दी हो, गंगा नदी दी हो या और नदियों के साथ गंगा नदी दी हो, तो आपकी गंगा नदी में पूर्ववर्ती नदी होगी। गंगा नदी पूर्ववर्ती नदी बृहद हिमालय के से उद्गम है इसका। बृहद हिमालय में कौन से? सतोपत ग्लेशियर से। उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को काट के कहाँ आई है? उत्तरी भारत के मैदान में। तो गंगा नदी बृहद हिमालय के लिए और मध्य हिमालय के लिए पूर्ववर्ती नदी है, जबकि आपकी और सारी नदियां कौन सी? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र पूरे हिमालय श्रेणी के लिए पूर्ववर्ती नदी है। क्लियर हो गया? जब गंगा का नाम किसी और नदियों के साथ लिया जाएगा तो आपकी गंगा पूर्ववर्ती नदियों में आएगी, और गंगा का नाम कभी सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के साथ लिया जाएगा तो वो पूर्ववर्ती नदियों में नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखना। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब कौन से पेपर में पूछा गया है? शायद आरओ या बीईओ के एग्जाम में आया था। ऐसे ऑप्शन ज्यादा आते हैं, सब ऑप्शन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि उन्होंने अपने क्वेश्चन का पैटर्न बदला है और आपके पेपर में उन्होंने पैटर्न बदला है। तो जो उस पैटर्न में पहले क्वेश्चन आते थे अब वो क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि इसमें नहीं आया था, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, ये आपका सुपर टेट के एग्जाम 2018 में हुआ था शायद, उसमें आया। वो वनडे एग्जाम हो भी था, तो सेम वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये बता दिया, बात कर लिया। तो जो हम उत्तर भारत की नदी में गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, मेन 3 नदी तंत्र हैं। उत्तर भारत में या हिमालय नदी तंत्र में हम 3 पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी। अब ये बताओ टाइम कितना है? पहले टाइम है 12 मिनट है। 12 मिनट है तो तंत्र नहीं हो पाएंगे। सीधे नदियों का उद्गम और या मुहाना बताना है तो बता दो, तो मैं करवा दूंगी कि लिस्ट बनवानी है। बोलो जितना हो जाए उतना करवा है, जितना हो जाए उतना जितना करवा। बचा है हिसाब से आप करना। जितना हो जाए। चलो सिंधु नदी तंत्र लिखो, बताऊंगी फिर सीक्वेंस में फटाफट। चित्र मत बनाना क्योंकि तुम लोगों में चित्र में बनाने की जरूरत है नहीं। उद्गम की अंग्रेजी क्या है? ओरिजिन, मुहाना का ड्रेनेज, ड्रेन कर रहा है। सिंधु 3 देशों से होकर बहती है। क्या? 3 देशों से होकर बहती है। गंगा भी तो 2 देशों से होके बहती है, सिंधु 3 देशों से होके बहती है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगी नहीं है क्योंकि उत्तर भारत में कहीं ना कहीं सिंधु नदी भारत में आती है, इसलिए सिंधु नदी पढ़ रहे हो। क्लियर? अगर ये भारत में नहीं आ रहे होते तो आप सिंधु नदी तंत्र नहीं पढ़ते। और सिंधु नदी तंत्र पढ़ने का मतलब ये है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता जो सर 1900 वनडे एग्जाम में आता है, 60 में हुआ है। सब चीज़ 1947 में नहीं हुई है।
1947 ना उन्होंने सोचा कि भारत और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए, तो सिंधु नदी समझौता भी 1947 में हुआ, 1960 में हुआ। बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी मानसरोवर से निकलकर, नहीं पूरा मत लिखो, क्या लिख रहे हो तुम, मैं समझा रही हूँ, लिखना नहीं है, लिख मतलब मुंडी झुकाई और पैर चलाना शुरू कर दिया। निकलती है दमचोक के पास, प्रवेश करती है भारत में। सिंधु नदी उद्गम है ये मानसरोवर झील, आती है दमचोक के पास, भारत में प्रवेश करती है। अब दमचोक लद्दाख जिले में है, लद्दाख जिला यानी कि लद्दाख यूटी से प्रवेश करती है भारत में। लद्दाख यूटी से प्रवेश करती है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी में, ठीक है। काराकोरम और लद्दाख के बीच में से क्या होती है, ये फ्लो करती हुई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सिंधु नदी के दाहिने तट पर लेह बसा हुआ है। लेह शहर सिंधु नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। और सिंधु नदी की सहायक नदियों में आती है श्योक नदी, कुर्रम नदी, कोमल नदी, ये नाम हिस्ट्री में सुनोगे सब, ठीक है। कुर्रम, कोमल और काबुल नदी। काबुल सुने हो? ये सारी किसकी हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये सिंधु से बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, सहायक नदियां। और सिंधु अपना जल गिराती है कराची के पास अरब सागर में। सिंधु अपना जल कहाँ से गिरा रही है? रुहाना, मानसरोवर झील के पास, तिब्बत, कहाँ से गुजरती है? काराकोरम और लद्दाख के बीच में से होकर गुजरती है। भारत का जो लेह शहर है वो किसके? सिंधु नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। सहायक नदियाँ ये रही, पूछा नहीं जाता है। गिलगिट इसकी सहायक नदी है। गिलगिट पाकिस्तान सुने हो? गिलगिट भी इसकी सहायक नदी है। अब ये नदियाँ बहुत कम पूछी जाती है पेपर में। जो पूछी जाती है सिंधु नदी के दाहिने तट से, बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। बाएं तट से मिलने वाली आपकी 5 नदियाँ हैं। कौन सी? नाम बताओ, सीक्वेंस पता है किसी को? बताओ। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नद हैं। ये 5 नदियाँ क्या करती हैं? अपना जल किसमें गिराती हैं? सिंधु नदी में। और मिठानकोट के पास क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मिठानकोट पाकिस्तान, मिठानकोट पाकिस्तान के पास पंचनद अपना जल किसमें गिराता है? सिंधु नदी में। और सिंधु नदी इन पंचनद का जल लेके कहाँ जाती है? अरब सागर में। सिंधु नदी पढ़ने का मतलब सिर्फ क्या है कि हम भारत की 5 नदियाँ पढ़ रहे हैं। इन 5 नदियों में सिर्फ एक नदी है जिसका उद्गम तिब्बत की राकसताल, मानसरोवर के पास ही क्या है? राकसताल। और वो नदी आपकी सतलज। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से? आपका राकसताल, मानसरोवर के पास से। जो रोहतांग दर्रा कर पड़े थे, रोहतांग सॉरी सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा के पास भारत में प्रवेश करती है। इसी सतलज से आपकी और नदियां मिलती हैं। झेलम, सीक्वेंस बना दो बेटा। आपकी सिंधु नदी होगी, सिंधु से मिलेगी, झेलम मिलती है चिनाब से। सिंधु किससे मिलेगी? झेलम मिलेगी चिनाब से। जो झेलम है, झेलम का जो उद्गम है बेरीनाग के पास शेषनाग झील से हुआ है। शेषनाग, बेरीनाग के पास शेषनाग से किसका हुआ है? झेलम। और जो पाकिस्तान में झांग, पाकिस्तान में झांग के पास अपना जल कहाँ गिराती है? चिनाब नदी में गिराती है। चिनाब का मिलन 2 नदियों से हुआ है। कौन सी? चंद्र और भागा नदी। हिमाचल में
चेनाब को चंद्रभागा नदी कहते हैं। जब ये चेनाब नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? जम्मू कश्मीर में, तब इसका नाम हो जाता है चेनाब। ठीक है, चेनाब से बाद आगे आते हैं सतलज। सतलज को छोड़ दें अभी। रावी नदी, रोहतांग दर्रे के पास ही रावी नदी का क्या है? उद्गम है। ये रावी नदी अपना जल कहाँ पे आती है? सतलज में। ब्यासकुंड, रोहतांग दर्रे के पास ही क्या है आपका? ब्यासकुंड, जहाँ से आपकी कौन सी निकलती है? ब्यास नदी। और हरि के बैराज नामक स्थान पर अपना जल कहाँ गिराती है? सतलज में। ब्राकस, हरि के बैराज। झेलम, चेनाब, एक बनी आपकी रावी, ये है ब्यास और ये सतलज। ये सारा जल निकालती है आपके किसमें जाता है? चेनाब में। और चेनाब इस जल को ले जाकर कहाँ मिलाती है? सिंध नदी में, मिठानकोट के पास पाकिस्तान। चेनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। चेनाब नहीं है बेटा, सतलज। सतलज कहाँ से निकलती है? मिठानकोट, पाकिस्तान। क्लियर हो गया? और कहाँ गिर रही है? अरब सागर। ये मैप बना सिंधु, द्रास। द्रास नदी भी किसकी? इसी की सहायक नदी है। ये बना लो। चित्र नहीं खींचना है, अपना अपने हाथ को नहीं घरों नहीं, जल्दी बनाओ। ऐसे ही चित्र बना दो, जहाँ पर उद्गम लिखे वहीं लिख दो उद्गम। तुम कौन दो अपना? वो सर आते हैं, वो बहुत ही पूछते हैं पॉलिटिक्स दिल्ली भी जाते हैं। हम मैम से भी हटा दिए, क्यों बात कर रहे हो? बढ़िया करके समझ लो तो तुम यहाँ आओगे, यहाँ भी बढ़िया करके समझ में आ अरे मैं बहुत नहीं है तो रुको, तुम्हारा वो कहाँ गया? क्या वो तो गया डिलीट में नहीं गया। अब मैं कर दूंगा। तुम अपना जितनी देर में करो, टाइम नहीं है, फटाफट बना लो ये। हाँ बोलो। कहाँ गया इसका मुंह? अरे मैं पेन। लो कौन दे दो, फटाफट बनाओ। क्या हुआ? 815। तुम 815 में से 8 भी नहीं देखते होगे। अरे सब पता है, कुछ नहीं पता, एक से एक बनाए कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। ये जो जितना मन के चित्र बनाए बस यही बनाना है, ऐसे क्या बनाना है? यही तुमको लिस्ट, अब मैं लिस्ट बनवाऊंगी तो कहते हैं मैडम लिस्ट कर दिया। लिस्ट बनवाने के लिए एक तरफ नदी का नाम लिखो, एक तरफ उद्गम लिखो, नदी के तट पर बनने बसे शहर लिखो, और दूसरी तरफ उनका मुहाना लिखो। कल तुम्हारी लिस्ट ऐसे ही बनवाई जाएगी, ठीक है? कैसे बन लिखोगे? एक तरफ लिखोगे नदी या नदियाँ, एक तरफ लिखोगे उद्गम, एक तरफ लिखोगे शहर, यानी कि कौन सा शहर कौन सी नदी के तट पर है, उसी शहर के पास ही लिख देना बांध। क्लियर? और बांध के पास ही लिखोगे उसका मुहाना। तो बता दिया जाएगा, जैसे सिंधु नदी तट उद्गम, मानसरोवर झील के पास शहर कौन सा बसा है? लेह। बांध कोई बना नहीं है, और मुहाना अरब सागर कराची के पास। ये जो मतलब
चनाब लिखा है, चनाब के नीचे क्या लिखा? सब कहाँ? चेनाब के बाद रावी। रावी। बेटा ये इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि अब आपको लगता है कि यही पूछा जाएगा, अब ये नहीं पूछा जाएगा, इन नदियों का क्रम आ जाता है पूछने के। झेलम चिनाब रावी। और ऊपर की 3 नदियां कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 20% भारत और 60-80% पाकिस्तान। नीचे की 3 नदियां रावी, व्यास, सतलज, 20% भारत वो पाकिस्तान और 80% भारत इस्तेमाल करता है। सिंधु नदी समझौते के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री उस समय, क्यों है? 1960 में हुआ है